हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। फाइन। सो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। पहले न्यूक्लियर फिजिक्स का पूरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स दी पार्टिकल फिजिक्स। ओके, न्यूक्लियर फिजिक्स पहले देखते हैं। तो अभी तो हम पहले न्यूक्लियर फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। एक बार न्यूक्लियर फिजिक्स होने के बाद वी विल मूव टुवर्ड्स दी पार्टिकल फिजिक्स। ओके, इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। फाइन। एक बार मैं जल्दी से सिलेबस लिख देता हूँ। सिलेबस में हम कवर क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियस, फाइन। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पढ़ते टाइम हम इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे, लाइक न्यूक्लियर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, कैसे निकालते हैं, डेंसिटी क्या होती है इसकी, मास डेंसिटी और न्यूक्लियॉन की डेंसिटी दोनों कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम न्यूक्लियर फोर्स की स्टडी करेंगे। न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियर फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, फाइन। बाइंडिंग एनर्जी के बाद सेमी इंपिरिकल, सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला। ठीक है, सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला ये कंप्लीट होने के बाद लिक्विड ड्रॉप मॉडल आएगा। लिक्विड ड्रॉप मॉडल, उसके बाद फर्मी गैस मॉडल। ठीक है, फर्मी गैस मॉडल, देन शेल मॉडल। ठीक है, शेल मॉडल, उसके बाद अपना कलेक्टिव मॉडल आएगा, कंबाइन करेगा सब कुछ। कलेक्टिव मॉडल, फिर अल्फा बीटा गामा डीके, इसी में एंड रेडियो एक्टिविटी पढ़ लेंगे। रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी के बाद मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, फाइन। फिर इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट, क्वाड्रोपोल मूवमेंट, देन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, फाइन। फिर अपना आएगा एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, जिसमें हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसके अंदर हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें सबसे पहले तो पढ़ेंगे हम एक्सीलरेटर, मतलब पार्टिकल एक्सीलरेटर क्या होते हैं, एक्सीलरेटर, देन डिटेक्टर, उसके बाद काउंटर एंड देन साइक्लोट्रॉन, और इसमें हम पढ़ लेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर
रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। पार्टिकल फिजिक्स का सिलेबस एक बार बाद में डिस्कस कर लेंगे कि पार्टिकल फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे। एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा अपना न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके बाद हम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक और चीज, मैं कुछ बुक्स बता देता हूँ जो रेफरेंस बुक्स फॉलो कर की जाती है अपना न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है। तो बुक्स मैं ले लेता हूँ, बता देता हूँ आपको बुक्स, ठीक है, कौन कौन सी बुक हो सकती है। ये बुक्स जैसे कि एक बुक आती है एस एन घोषाल की, न्यूक्लियर फिजिक्स की है ये, एस एन घोषाल, ठीक है। दूसरी एस एम वोंग, ठीक है। थर्ड है अपनी क्रेन, फोर्थ डीसी तैयार, फिफ्थ रॉय एंड निगम, रॉय एंड निगम, और अपनी बुक सिक्स है ग्रिफिथ। ये बहुत फेमस बुक है ग्रिफिथ, ज्यादातर क्वांटम फिजिक्स के लिए यूज करते हैं हम, पर इसकी न्यूक्लियर फिजिक्स की भी बुक है ग्रिफिथ की, ठीक है। तो ये बुक पढ़ने की जरूरत तो वैसे नहीं पड़ेगी, बट स्टिल इफ यू वांट तो आप इसको रेफर कर सकते हो, फाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूक्लियर फिजिक्स वाले पोर्शन से, ठीक है। तो ये रहा सिलेबस पूरा, फाइन, ओके। सो लेट अस स्टार्ट न्यूक्लियर फिजिक्स, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि अपना यूनिवर्स होता है, जैसे हम बात करें ना, यूनिवर्स, यूनिवर्स होता है, ठीक है। इसमें अपना अर्थ आता है। अगर हमें इसकी स्टडी करनी होती है तो हम एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ते हैं, एस्ट्रो फिजिक्स, ठीक है। अब अर्थ, अर्थ अपना मटेरियल से मिलकर बना होता है, बहुत सारे मटेरियल होते हैं इसमें, ठीक है। और इसकी स्टडी जब करते हैं हम तो इसमें यूज करते हैं हम कंडेंस मैटर फिजिक्स का, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, ठीक है। और मटेरियल्स हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे डिफाइन करते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड की सिर्फ, ठीक है, सॉलिड। और इसको कंप्लीटली पढ़ते हैं हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। सॉलिड, अब ये बना होगा अपना मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करनी होती है, ठीक है, इसके लिए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स बने होते हैं अपने एटम से, ठीक है। और एटम्स को, इसके बारे में जो कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, इसके लिए यूज करते हैं अपना एटॉमिक फिजिक्स, ये है एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन फॉर्म एक पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। दोनों को कंबाइन फॉर्म में अगर हम पढ़ते हैं तो एएमपी होता है अपने पास, एएमपी मतलब एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ये भी पेपर है अपने सिलेबस में, इसको भी पढ़ना हमें, ठीक है। फिर जो एटम होता है, अब एटम के बाद आता है अपना, एटम के बाद आता है अपना न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसको हम पढ़ते हैं अपने न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है। अब न्यूक्लियस की भी अगर अंदर जाते हैं तो ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये भी मिलकर बने होते हैं अपने क्वार्क पार्टिकल से, क्वार्क पार्टिकल से, जिसको हम पार्टिकल फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारा जो कंप्लीट फोकस रहेगा वो रहेगा न्यूक्लियस पर, और न्यूक्लियस पर क्या रहेगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। तो इस न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ना है कि न्यूक्लियस होता क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बनता कैसे है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस कर रहे होंगे अपने न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है। इसके मॉडल कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने न्यूक्लियस से, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ आपको, लाइक कि जब एटम की खोज हुई थी तो उससे पहले कुछ एटॉमिक मॉडल दिए गए थे अपने पास, जैसे कि जे जे थॉमसन मॉडल था, जे जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, या फिर हम बोल सकते हैं एक वाटरमेलन मॉडल भी था उनका, वाटरमेलन मॉडल में उन्होंने क्या कहा था कि एटम को डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था कि जैसे हमारे पास एक वाटरमेलन होता है,
तो वाटरमेलन को अगर हम बीच से कर देते हैं तो हमें एक रेड पोर्शन दिखता है और उसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, ब्लैक ब्लैक से सीड्स हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो ब्लैक से सीड है ये एक्चुअल में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। एटम की बात करें अगर हम, तो ये इलेक्ट्रॉन है जो ब्लैक से सीड्स है उसमें, और जो पूरा का पूरा रेड पोर्शन है ये कंप्लीट मास को कंसिस्ट कर रहा है और ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपना मॉडल दे दिया, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। तो फिर रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया अपना, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया बिस्मथ उन्होंने, ठीक है। गोल्ड फॉइल के चारों तरफ उन्होंने एक स्क्रीन लगाई जिंक सल्फाइड की, और क्या हो रहा था कि जब अल्फा पार्टिकल को जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराएगा तो वो उस पर स्पार्क करेगा, फाइन। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में दो तीन ऑब्जर्वेशन किए थे जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। तो पहला ऑब्जर्वेशन जब उन्होंने किया था तो उन्होंने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गोल्ड फॉइल के ऊपर, और गोल्ड फॉइल पे जब उन्होंने बम्बार्ड किया तो उसमें क्या हुआ कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, मतलब मोस्ट अल्फा पार्टिकल ऐसे थे कि जो बिना डेविएशन से ही, विदाउट डेविएशन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, वो सीधा ही निकल गए, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो बहुत स्मॉल एंगल पर, बहुत ही स्मॉल एंगल पर वो डेविएट हो रहे थे। और थर्ड उन्होंने ये देखा कि अराउंड 20,000 पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल उन्होंने जब बम्बार्ड किए तो उसमें से एक पार्टिकल ऐसा हो रहा था जो 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट बैक कर रहा था, ठीक है। तो उनके कुछ ऑब्जर्वेशन थे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि इनका सेटअप कैसा था। इनका सेटअप था एक्चुअल में कुछ ऐसा कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के, अल्फा स्कैटरिंग स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर इन्होंने एक सोर्स लिया बिस्मथ, ठीक है, जिससे अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल इससे निकल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। एक्चुअल में क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, फाइन। पर यहाँ पर इन्होंने क्या लगाया, एक एलिमेंट लगाया जिससे एक नैरो बीम बन जाए अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है, अल्फा पार्टिकल से एक नैरो बीम बन जाए और यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई, एक स्क्रीन लगाई, और इसके अंदर इन्होंने गोल्ड फॉइल रखी, पतली सी एक तीन गोल्ड फॉइल रखी, ठीक है। ये है अपने पास एक गोल्ड फॉइल, ठीक है, और ये थी स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन थी किसकी, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, ठीक है। जब अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराएगा तो इस पे स्पार्क करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आए, ठीक है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहे थे। अब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से गए, ठीक है, अल्फा पार्टिकल के बहुत ऐसे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के वो सीधा ही निकल गए, ठीक है, सीधा ही निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बहुत ही स्मॉल एंगल पर डेविएट हुए, मतलब अगर मैं सेंट्रल लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ से, तो ये जो एंगल था ये बहुत ही स्मॉल एंगल था, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल पर निकल गए। अब अराउंड 20,000 अल्फा पार्टिकल में एक पार्टिकल ऐसा था जो गया तो ऐसे, लेकिन वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया 180 डिग्री पर। तो इन्होंने, इनकी ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी, एक बार बता देता हूँ कि ऑब्जर्वेशन क्या थी, ठीक है। अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूँ, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की बात करूँ तो ऑब्जर्वेशन थी इनकी, ऑब्जर्वेशन नंबर जो इनकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ट अनडेविएटेड, मतलब वी कैन से कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, एक्चुअल में जो मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल थे, मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ट अनडेविएटेड, अनडेविएटेड मतलब ये डिफ्लेक्ट हुए ही नहीं, ये सीधा सीधा अपना निकल गए। दूसरा क्या देखा इन्होंने कि फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल, फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल deviated at very small एंगल, ठीक है, कुछ तो स्मॉल एंगल पर डेविएट हो गए। और थर्ड इनका ऑब्जर्वेशन क्या था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था कि इन अराउंड 20,000 पार्टिकल 20,000 पार्टिकल one particle was there, one particle we can say, one particle reflected back here, या फिर रिटर्न बैक, वी कैन से रिटर्न बैक एट 180 डिग्री,
मतलब ये 180 डिग्री पर गया और सीधा वापस आ गया। ठीक है, तो इनका जो ओवरऑल एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन था वो कुछ ऐसा था। यहाँ से उन्होंने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल डाले। ठीक है, अल्फा पार्टिकल डाले। ये अगर इसकी सेंटर, मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ इसको, जस्ट अगर मैं एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये रही इसकी सेंट्रल लाइन। अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल गए सारे के सारे, ठीक है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल गया, ठीक है, यहाँ से कुछ तो बहुत ही स्मॉल एंगल पर डिविएट हुए और कुछ ऐसे ही सीधा ही निकल गए, मतलब मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधा ही निकल गए। ठीक है, दोनों तरफ ऐसा हुआ, ये निकल गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्मॉल एंगल पर डेविएट हुए, और फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर देयर जो सीधा गए ऐसे, और उसके बाद 180 डिग्री पर सीधा ऐसे रिटर्न बैक आ गए। मतलब अगर ये एंगल आप देखोगे तो ये एंगल कितना आया, 180 डिग्री हुआ। ठीक है, और यहाँ से एंगल जो हुआ ये बहुत स्मॉल एंगल है, तो स्मॉल एंगल डेविएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे इन्होंने क्या क्या देखा ऑब्जर्वेशन कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ट अनडेविएटेड, ये ऐसे ही सीधा निकल गए। फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल डेविएटेड एट वेरी स्मॉल एंगल, और थर्ड क्या था कि इन अराउंड 20,000 पार्टिकल वन पार्टिकल रिटर्न बैक एट 180 डिग्री। ठीक है, तो इन्होंने इससे कंक्लूजन क्या निकाला कि कंक्लूजन जो था इनका, कंक्लूजन निकला कि अंदर जब ये पार्टिकल रिफ्लेक्ट, मतलब जो पार्टिकल यहाँ से पहले की बात करता हूँ, फर्स्ट वाले की, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ट अनडेविएटेड, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो अनडेविएटेड निकल गए। मतलब क्या हुआ कि जो एटम होता है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है, वो खाली होता है, मतलब वो एम्प्टी स्पेस होता है। ठीक है, तो पहले वाले से तो हमें पता चला था, जो फर्स्ट वाला था, इससे हमें पता क्या चला कि जो मेजर पोर्शन होता है किसी एटम का वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, मतलब होता ही नहीं, उसमें मैटर ही नहीं होता। ठीक है, दूसरा क्या था इनका कि फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड एट वेरी स्मॉल एंगल, फ्यू ऑफ द मतलब बहुत ही छोटे पोर्शन में ही पूरा का पूरा मैटर उसके अंदर रहता है। अब जैसे अल्फा पार्टिकल की मैं बात करूं तो अल्फा पार्टिकल अपना क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम जैसे अपना 2He4 होता है। ठीक है, तो इससे अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं तो ये He डबल प्लस बन जाता है, और इसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल, अब इलेक्ट्रॉन तो है नहीं इसमें, तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ये कैसा होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तो अंदर इसके पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी चीज, थर्ड वाले की अगर मैं बात करूं, थर्ड वाले का, तो इन अराउंड 20,000 पार्टिकल वन पार्टिकल रिटर्न बैक एट 180 डिग्री, मतलब एक पार्टिकल तो 180 डिग्री पर रिटर्न बैक आया। इसका मतलब क्या होगा कि जो पार्टिकल यहाँ से जा रहा था अल्फा पार्टिकल, उसकी एनर्जी तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, तो तब भी रिटर्न बैक आया। क्या मतलब वो इसका कि पहले चीज तो अल्फा पार्टिकल तो कूलॉम रिपल्सन हुआ होगा। सेकंड थिंग, कोई तो अंदर कोई पार्टिकल ऐसा बैठा हुआ है अंदर जो इससे बहुत ज्यादा हैवी है, मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला इससे, जो इनका एक्सपेरिमेंट था उससे कंक्लूजन जो निकला, जो कंक्लूजन निकला उससे, ठीक है, मैं कंक्लूजन की बात करता हूँ। कंक्लूजन था, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ, इससे जो कंक्लूजन निकला था वो था कि देयर इज ए स्मॉल पार्ट इन एटम। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या बताया कि देयर इज a small part in atom which is highly dense, इसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा, हाईली डेंस एंड वेरी हैवी, वेरी हैवी, which is that is, इन्होंने उसका नाम क्या दिया, that is known as न्यूक्लियस, जिसको इन्होंने क्या बोला, जिसको इन्होंने न्यूक्लियस बोला। ठीक है, अब न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हो सकते हैं, तो इन्होंने बताया न्यूक्लियस की खोज इन्होंने कर दी। ठीक है, अब न्यूक्लियस की अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करूं, न्यूक्लियस की कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस, क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस, एक तो प्रोटॉन है और दूसरा न्यूट्रॉन है। मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ये 9th-10th की चीजें हैं और 12th में इसको बहुत डिटेल में पढ़ा गया होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये दोनों इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट है। फाइन, चलो अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं नोटेशंस की बात कर लेता हूँ। सिंबल क्या होगा न्यूक्लियस का, हम डिनोट कर रहे होंगे इसको जेड एक्स ए से। एस क्या है, एक्स क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस को बताएगा, जेड एटॉमिक नंबर है,
किस एटम का ये न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ए क्या बताएगा, ये बताएगा मास नंबर, ठीक है। अब मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ तो एटॉमिक नंबर, ये अपना जो जेड होगा ये एटॉमिक नंबर भी इसी को बोलेंगे, एटॉमिक नंबर, और दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने हैं उसको बोलेंगे, या फिर पॉजिटिव चार्ज कितने हैं इसकी बात करते हैं, ठीक है। और ए क्या है अपना, ए है एटॉमिक मास, जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन का सम है, ठीक है। मतलब अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n इक्वल टू ए माइनस जेड, ठीक है। यहाँ पर ए अपना क्या है एटॉमिक मास है और जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपना निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। अभी मैं एटम की बात नहीं कर रहा, ये किसी एटम का एक न्यूक्लियस है, तो एटम का न्यूक्लियस है जिसमें जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है और ए का एटॉमिक मास है, क्या मास नंबर बोल सकते हो इसको, एटॉमिक मास बोलते हैं वैसे तो, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका सिंबल। अब मैं बात करता हूँ कुछ एक तरह से एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि हमने लिखा यहाँ पे 2He4, तो 2He4 लिखने का मतलब क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, इसको हम कंपेयर कर देंगे जेड एक्स ए से, इसको कंपेयर करेंगे हम जेड एक्स ए से, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अपना जेड होता है, जेड इक्वल कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक मास ए की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, और अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा ए माइनस 4, विच इज सॉरी ए माइनस पी करते हैं हम, ए माइनस पी करते हैं, मतलब 4 माइनस 2 करोगे आप तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरा न्यूक्लियस लेते हैं, सपोज करो हमारे पास क्या है 3Li7 लिथियम है, तो लिथियम की न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो इसमें जेड इक्वल टू क्या है 3 है, और यही क्या अपना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो n इक्वल टू क्या होता है ए माइनस जेड, विच इज नथिंग बट व्हाट 7, ए की वैल्यू मेरे पास 7 है, तो 7 माइनस यहाँ पे 3 विच इज 4, मतलब 4 नंबर ऑफ क्या है अपने पास न्यूट्रॉन है, हमारी बात। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस टाइप के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के टाइप्स की बात करूँ अगर मैं, टाइप ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। पहला मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट, फर्स्ट जो है अपने पास न्यूक्लियस का टाइप वो है आइसोटोप, ठीक है। आइसोटोप, आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये वो न्यूक्लियर होते हैं विच इज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, ठीक है। तो आइसोटोप्स की अगर मैं बात करूं तो द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई विच हैज सेम नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा डिफरेंट होगा बट प्रोटॉन क्या होगा सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की अगर बात करूं, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि 6C12 एंड 6C13, ठीक है। ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो अगर बात करूं तो यहाँ पे इस वाले में कितने प्रोटॉन है, इसमें है प्रोटॉन कितने हैं 6 हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 ही आएगा, दोनों में क्या है, दोनों में मतलब इस केस में हमारे पास 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 6 हैं, लेकिन न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप 13 माइनस 6 करोगे विच इज नथिंग बट व्हाट 7, ठीक है, विच इज 7। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं हम, सेकंड मैं बात करता हूँ सेकंड टाइप का न्यूक्लियस आइसोबार, मैं बात करता हूँ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, ठीक है। तो आइसोटोप क्या होते हैं, अच्छा आइसोटोप तो डिस्कस कर लिया हमने, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आइसोटोन्स की, ठीक है, आइसोटोन्स की।
तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन नंबर सेम होते हैं, ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियाई विच हैव सेम न्यूट्रॉन नंबर बट डिफरेंट प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल है हमारे पास 6C 13 एंड 7N 14, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ, अगर पहले वाले में बात करूं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है हमारे पास 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इसमें 13 माइनस 6 करोगे आप, क्या आएगा 7, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो नंबर ऑफ 7 है, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 14 माइनस 7 विच इज नथिंग बट व्हाट 7। तो अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर दोनों केस में क्या है, सेम है, लेकिन प्रोटॉन क्या है, ये डिफरेंट है। हमारी बात, ठीक है। थर्ड टाइप की न्यूक्लियस की बात करते हैं हम। थर्ड टाइप की जो न्यूक्लियस है वो है आइसोबार्स, ठीक है। आइसो, इसे लिख लेते हैं आइसो बार, ठीक है। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, इनका सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर होते हैं। मतलब कि न्यूक्लियाई which have same mass number but different proton and neutron नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दो न्यूक्लियाई में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इनका मास नंबर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अगर हम लिखें, इसका एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं 6C, जो पहले हमने लिखा था, फॉर एग्जांपल 6C 13 एंड 7N 14, ठीक है। 6C 13 एंड 7N 14, मतलब मास नंबर की अगर बात करूं तो इसमें मास नंबर A इक्वल टू कितना है, 13 है, और इसमें भी मास नंबर A इक्वल टू कितना है, सॉरी 7 14 है, 7 एंड 13 की बात करते हैं। यहाँ पे ये होना चाहिए, ये है 7N 13, ठीक है। यहाँ पर भी A इक्वल कितना है, 13 है, तो दोनों में मास नंबर सेम है, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ टाइप का न्यूक्लियस डिस्कस करते हैं हम। फोर्थ टाइप का न्यूक्लियस जो हमारे पास वो है मिरर न्यूक्लियाई, मिरर न्यूक्लियाई। ये क्या होते हैं मिरर न्यूक्लियाई, ठीक है। अगर हम मिरर न्यूक्लियाई डिस्कस करते हैं, ये क्या होते हैं, मिरर न्यूक्लियाई जो होते हैं ये ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिसमें प्रोटॉन और एक मतलब फर्स्ट वाले न्यूक्लियस का प्रोटॉन दूसरे वाले न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन की इक्वल होता है, ठीक है। इसको इस टाइप के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, मिरर न्यूक्लियाई बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा लिखते हैं कि प्रोटॉन ऑफ ए न्यूक्लियस इफ, if if proton number of a nucleus is equal to the neutron number of other nucleus, फाइन। तो इस टाइप के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, मिरर न्यूक्लियाई बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो 6C 13 एंड 7N 13, ठीक है, 7N 13। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन है हमारे पास 6 और न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन है 7, ठीक है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इस वाले में प्रोटॉन नंबर कितने हैं, 7 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 13 माइनस 6 7 करोगे तो क्या जाएगा, 13 माइनस 7 मतलब ये आएगा 6, ठीक है, ये आ गया 6। तो अगर हम देखें दोनों का तो इसका प्रोटॉन दूसरे वाले के न्यूट्रॉन के इक्वल है, और दूसरे वाले का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल है, दूसरे वाले के प्रोटॉन के इक्वल है। इस तरीके के जो न्यूक्लियस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं मिरर न्यूक्लियाई। एक और टाइप का न्यूक्लियस होता है हमारे पास, एक और टाइप का न्यूक्लियस होता है जो कि जिसको हम आइसोमर्स बोलते हैं। फिफ्थ टाइप का हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं
आइसोमर्स, आइसोमर्स, ठीक है। ये क्या होता है आइसोमर्स? आइसोमर्स क्या होता है? इसमें आइसोमर्स वो न्यूक्लियस होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम होते हैं और सेम इनका मास नंबर भी होता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट में होते हैं। मतलब एक ही न्यूक्लियस हो सकता है, एक न्यूक्लियस दो डिफरेंट स्टेट एनर्जी स्टेट में हो सकता है। मतलब एक अगर मान लो पहला वाला जो न्यूक्लियस है वो ग्राउंड स्टेट में है, दूसरा वाला न्यूक्लियस अपना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है या किसी और एक्साइटेड स्टेट में है। इस टाइप के जो न्यूक्लियस होते हैं इनको क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। तो इनका क्या होता है, इनका लाइफ टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है। मतलब इनका डीके टाइम जो होता है, जो डीके स्कीम होती है, ये अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं हम। ये है अपना, इसमें क्या होता क्या है, बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसका। इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं इसमें, ठीक है। मतलब दो न्यूक्लियस को कंपेयर करना हमें, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। एंड इनका एटॉमिक मास भी सेम ही होता है। मतलब मास नंबर इनका क्या होता है? सेम होता है। बट अलग क्या होता है इनका? डिफरेंट एनर्जी स्टेट, ठीक है। डिफरेंट, इनका डिफरेंट हाफ लाइफ भी बोल सकते हैं इसको, हाफ लाइफ एंड डीके स्कीम। ये क्या होता है? इनका डिफरेंट होता है, ठीक है। और डिफरेंट एनर्जी स्टेट को हम मेटा स्टेबल स्टेट भी बोलते हैं। फाइन। सपोज करो कि हमारे पास एक एटम है जो कि ग्राउंड में है, इसी का दूसरा वाला क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। मतलब मैं इसको एक्साइटेड स्टेट बोल रहा हूँ, एक्साइटेड स्टेट। और ये क्या है? ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? ब्रोमीन 80 है और ब्रोमीन 80 ये भी है। यहाँ पे हमने स्टार लगा दिया है। स्टार का मतलब क्या हुआ कि ये एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। और इसको हम मेटा स्टेबल स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? मेटा स्टेबल, ठीक है। मेटा स्टेबल स्टेट भी इसी को बोलते हैं। तो हमारे पास, तो ये थे हमारे पास 5 टाइप के न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम एक बार कंप्लीटली हम जो चीज हमने कवर करी पूरा समराइज कर देते हैं। तो अगर मैं समराइज करूँ इसको, उससे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया। सिलेबस डिस्कस करके जो चीज हमें पढ़नी है इसमें, न्यूक्लियस। हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में हमने न्यूक्लियस के टाइप पढ़ लिए, इसका शेप साइज सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स भी पढ़ना है। ये था अपना सिलेबस। सिलेबस के बाद हमने देखा कि बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा। उससे पहले थॉमसन मॉडल था जो इतना इफेक्टिव नहीं था क्योंकि वो फेल हो गया था। रदरफोर्ड मॉडल में भी कुछ कमियां थी क्योंकि एटॉमिक मॉडल के लिए दिया गया था, बट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हमें न्यूक्लियस की खोज हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हमारा बोहर मॉडल भी था। अगर मैं एटॉमिक मॉडल की बात करूँ, अभी तो पढ़ना नहीं है वैसे, बट एटॉमिक मॉडल बोहर मॉडल जो था वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रहा, ठीक है। फिर अल्फा स्कैटरिंग में एक्सपेरिमेंट था। ये 12th में ज्यादातर इसके बारे में पढ़ाया जाता है। एक बार आप इसको गो थ्रू हो जाना रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग से, ठीक है। तो न्यूक्लियस की खोज यहाँ पे, इनके कुछ ऑब्जर्वेशन थे वो डिस्कस किए हमने, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके बाद फिर कंक्लूजन क्या था इसका और न्यूक्लियस। तो हमने न्यूक्लियस के टाइप सब कुछ पढ़ लिया है। एक बार हम कंप्लीटली न्यूक्लियस को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। उसको समराइज कर देते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है। हमें क्या है कि न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ एटम। बात करूँ न्यूक्लियस जो होता है हमारा, न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ एटम। न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ एटम which contain almost mass, which contain almost mass and and all positive charge and all positive charge of atom. Fine. All positive charge of atom. Size of nucleus, अगर मैं साइज की बात करूँ इसकी, ये थोड़ा फर्मी ऑर्डर का होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ फर्मी ऑर्डर, ऑफ फर्मी ऑर्डर, फर्मी ऑर्डर का होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज वेरी हैवी
dense part of the atom and highly dense part of the atom. ठीक है, highly dense part of the atom. Its constituents are its constituents are क्या होते हैं इसके constituent न्यूक्लियस के? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको? इट इज रिप्रेजेंटेड एज ZXA where A is नंबर what एटॉमिक मास, या फिर इसी को हम मास नंबर बोलते हैं, मास नंबर. और Z क्या है? इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज. फाइन. तो ये रहा अपना कंप्लीट न्यूक्लियस की स्टडी जो अब तक हमने पढ़ा था. उसके बाद हमने टाइप्स इसके देखे थे. टाइप्स में अपने 5 टाइप के होते हैं. ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. तो फर्दर स्टडी हम इसके बात करें. और और हाँ, कुछ और चीजें हैं जो मैं पहले बता देता हूँ. जैसे अगर न्यूक्लियस हम पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ चीजें एटॉमिक फिजिक्स की यूज हो रही होंगी, और कुछ एक दो इंटीग्रेशन ऐसे आएंगे जहाँ पर हम मैथमेटिकल इंटीग्रेशन जो यूज करेंगे वो मैं बता भी दूंगा. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट रहेगा, तो आई विल कंसीडर कि वो पार्ट बताने पर समझ में आ रहा है. फाइन. बाकी जब एक बार क्वांटम मैकेनिक्स हो जाएगी तो इजी हो जाएगा आपके लिए न्यूक्लियर फिजिक्स. ठीक है, तो इसमें मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे, और दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स पे. ठीक है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही पार्ट आएगा इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का, वो मैं साथ साथ में बता भी दूंगा. ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है तो थोड़ा सा वेट करना. जब एक बार क्वांटम मैकेनिक्स हो जाएगा और मैथमेटिकल फिजिक्स हो जाएगा तो वो पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक, तो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है. तो फर्दर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर फोर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज. ठीक है.